चले। कहा कि देखिए शुद्धा के उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा, इन दो भेदों को बताने के बाद अब हम उसमें शुद्धा गौड़ी दोनों लक्षणाओं में के अपसारोपा तथा साध्यवसाना, ये दो भेद करके इनके 4 भेद दिखलाएंगे। ठीक है। उन चारों के साथ उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, दोनों भेदों को जोड़ करके लक्षणा के कुल 6 भेद हो जाएंगे। अब इस चीज को पहले हम सारोपा साध्यवसाना के 2 भेदों को बता रहे हैं। देखिए, जैसे कहा कि सारोपा क्या है। कहा कि सारोपान्याद जत्रोक्तो विषयी विषयस तथा आरोप्यमाण आरोप विषयश्च जत्र अनपहनुत भेदौ समानाधिकरणे न निर्दिश्यते सा लक्षणा सारोपा। कहा सारोपा लक्षणा किसे कहते हैं। कहा जहां आरोप्यमाण अर्थात उपमान, आरोप्यमाण माने उपमान, तथा आरोप विषय अर्थात उपमेय, दोनों शब्दतः कथित होते हैं, दोनों शब्दतः कथित होते हैं, वह दूसरे मतलब गौड़ी सारोपा लक्षणा होती है। क्या होती है। गौड़ी सारोपा होती है। ठीक है जी। और साध्यवसाना क्या है। कहा कि विषयन्तः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, विषयिणाम आरोप्यमाणेन अंतः कृते निगेणे अन्यस्मिन् आरोप विषये सति साध्यवसाना स्यात्। कहने का मतलब कि जहां विषय अस्ति अस्य इति विषयी, अर्थात आरोप्यमाण उपमान के द्वारा आरोप विषय अर्थात उपमेय का अपने भीतर अंतर्भाव कर लिया जाए, अर्थात निगेण कर लिया जाए। आरोप विषय जो है उपमान के द्वारा जहाँ निगेण कर लिया जाए वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है। ठीक है कि नहीं। वहाँ साध्यवसाना होती है। तो अब ये सारोपा साध्यवसाना समझ गए ना। तो सारोपा साध्यवसाना, तो ये जो है भेदौ इमौ च सादृश्या संबंधांतरतस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ इमौ आरोपाध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ गौरवाहिका इत्यत्र गौरयम इत्यत्र च। यहाँ लिखा। कहा कि सारोपा साध्यवसाना दोनों भेद सादृश्य से तथा सादृश्य को छोड़ करके अर्थात अन्य संबंध से जो संपन्न होने पर क्रमशः गौणी तथा शुद्धा लक्षणा के भेद जानने चाहिए। संबंधांतर माने अन्य संबंधम संबंधांतरम गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, गौणी और शुद्धा लक्षणा के भेद जानने चाहिए। कहा गौणी सारोपा साध्यवसाना का उदाहरण बताइए। कहने से नहीं होगा। कहा कि सारोपा साध्यवसाना भेद सादृश्य हेतु होने पर जैसे गौर वाहिक है, वाहिक देश का वाहिक देशवासी पुरुष गौ है। मतलब जैसे गौ में जाड्य मांद्य आदि होते हैं वैसे बैल चराने वाले में भी, गाय को चराने वाले में भी यह गौ है इनमें। तो यह सादृश्य मूलक होने से गौड़ी लक्षणा के भेद कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन गौरवाहिका सारोपा लक्षणा गौर एवं साध्यवसाना या जो लक्षणा है क्योंकि गौरवाहिक है में, तो ये साहित्य कहा जाता है कि साहित्य शास्त्र के अनुयायी जो है व्याकरण शास्त्रानुगामी होते हैं। पुंयोगाद आख्यायाम इस सूत्र के महाभाष्य में भाष्यकार ने क्या नाम से ये उदाहरण दिया है। ठीक है। बहिर्भवो बाहिका है, अर्थात जो शास्त्री इत्यादि का पालन न करता हो, आचरण का पालन न करता हो, उसे बाहिक कहें। वैशिष्ट लोगों यच्च इकच्छ, इस वातिक से बही शब्द के टी भाग का लोप हो जाने के प्रत्यय होकर के बभयोर अभेदा इतने न सूत्रेण, तो बा हो करके तो बाहिक शब्द की सिद्धि होती है। तो यहाँ आरोप प्रमाण उपमान कौन है। बाहिक गौरवाहिक है। आरोप विषय कौन है, उपमेय कौन है,
गो, ठीक है जी। दोनों का समानाधिकरण से शब्दता प्रतिपादन वाक्य में है। हाँ जी। इसलिए दोनों के स्वरूप का अनपनुत माने होने के कारण यह सारूपा लक्षणा का उदाहरण हुआ। ठीक, जी। इसके विपरीत गौरयम गौरयम आरोप विषय जो है बाहिक शब्द का यहाँ उपादान नहीं है, गौ का है जी। माने हाँ जी। अयम का नहीं है, जी। इसलिए आरोप प्रमाण जो गौ के द्वारा वह निगीर्ण हो गया है। जी। ठीक, जी। इसलिए असाध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण बनेगा। जी। तो सादृश्य मूलक होने के कारण जी। दोनों गौणी लक्षणा के उदाहरण हैं। सादृश्य मूलक जहाँ होगा गुणादागतत्वाद गौणी, गौड़ी गुण के द्वारा जो आवे आवे। माने जैसे सिंहो मानव का है, जी। हाँ जी। गौरवाही का है, जी। जैसे गाय में जड़ता मरता है वैसे क्या नाम से वाहिक में भी है। जी। तो सादृश्य के कारण जी। सादृश्य मूलक होने के कारण गौड़ी लक्षणा गौड़ी का उदाहरण है गौरयम। जी। आरोप विषय यहाँ संकेत मिल जाने से यह साध्यवसाना का, कुछ लोगों ने कहा कि आरोप विषय का संकेत मिल जाने के कारण से पूर्ण रूपेण साध्यवसाना का उदाहरण नहीं। तो गौर जलपत ये उदाहरण हो अधिक अच्छा है। जी। गौर जलपत भी साध्यवसाना का, जैसे गौ जलपत माने गौ बोलती है वैसे ये बोलता है, गाय की तरह बोलता है, गाय की तरह बोलता है। समझे। हाँ। तो गौर जलपति गौड़ी साध्यवसाना का उदाहरण ये जो है बता रहे। अब इसमें तीन पक्ष आए, देखो इसमें अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो गुणा जाड्यमानदादेव लक्ष्यमाणा अपगो शब्दस्य परार्था विधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम उपयांति इति केचित्। ठीक है जी। यहाँ तीन पक्ष है, समझ रहे हो कि नहीं। किन आचार्यों और पतितिर लक्षणोच्यते व लक्ष्यमाण गुरेर योगा दंतेरिष्टा तु गौणता। समझे कि नहीं। कहा कि मुख्यार्थ का अन्य प्रमाणों से बाध होने पर अभिधेय माने मुख्यार्थ से संबद्ध अविनाभूत अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति जो होती है उसको क्या कहते हैं, लक्षणा। उसको क्या कहते हैं, लक्षण। लक्ष्यमाण माने जाड्यमान आदि गुणों से में जो बाहिक में रहने वाले योग माने संबंध लक्षणा वृत्ति की गौणता हो जाती है। ठीक है जी। तो अविनाभाव शब्द से यहाँ तो अविनाभाव अत्र संबंध मात्र न तो नान्तरीयकत्व का अविनाभाव शब्द से यहाँ पर मतलब जिसके बिना जो काम न चले जी। तो अविनाभाव शब्द से यहाँ संबंध मात्र ही समझना चाहिए, नान्तरीयकत्व माने व्याप्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि व्याप्ति और नान्तरीयकत्व अगर अर्थ लेते हैं तो तत्व मंचाह क्रोशंती मचान पुकारते हैं, चिल्लाते हैं इत्यादि में मंच पद की मंचस्थ पुरुष अर्थ में भी लक्षणा नहीं होगी। अविनाभाव माने व्याप्ति होने पर तो आक्षेप अनुमान से ही लक्ष्यमाण अर्थ के सिद्ध हो जाने से लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मंचा क्रोशंत इत्यादि न लक्षणा से अविनाभावे चाचेक्षण सिद्धे लक्षणाया नोपयोग इत्युक्तम। जैसे अब देखिए कहा कि देखिए अब ये बात है कि शुद्धासारोपा शुद्धासाध्यवसाना का लक्षणा का उदाहरण हम बता रहे हैं। जैसे आयुर्घृतम आयुरेवेदम इत्यादौ च सादृश्याद अन्यत कार्य कारण भावादि संबंधांतरम एवं आदौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाध्यवसाने। कहा कि घी आयु है। घी क्या है, आयु है। तो घी यह घी आयु ही है। यह घी जो है आयु ही है। तो यहाँ सादृश्य से भिन्न संबंध है ना, कार्य कारण संबंध है। कहा कार्य कारण भाव माने अन्य संबंध से लक्षणा का यहाँ प्रयोजन है। इस प्रकार के उदाहरण में कार्य कारण संबंध पूर्वक आरोप तथा अध्यवसान होते हैं। तो आयुर्घृतम में आरोप प्रमाण कौन है, आयु। आयु कारण आयु में है, उपमान है।
आरोप विषय घृत है, उपमेय। जी। दोनों का अनाप्लुत माने स्वरूपतः शब्दतः उपात्त होने से यह क्या नाम से शुद्धा सारूपा का उदाहरण है। जी। आयुर्वेदम, यह आरोप विषय घृत जो है शब्दतः उपात्त नहीं, इदम पद के द्वारा कहा गया है। जी। तो अपनुत स्वरूप होने से साध्यावना लक्षणा का उदाहरण है। कहा आयुर्वेदम में सर्वनाम से आरोप विषय का संकेत हो ही जाता है, यह उदाहरण नहीं ठीक है साध्यावसाना का। जी। कहा आयु पिबाम, आयु को पीता हूँ, ये अच्छा उदाहरण है। अत्र गौण भेदयोर भेदे विताद रूपे प्रतीति सर्वथैवाभेद अभेदावगमस्य प्रयोजनम शुद्ध भेदेस्तन्न वैलक्षणेन व्यभिचारेण च कार्यत्वादि। यहाँ पर जो गौरवाहिका गौरयम, गौणी की दोनों भेदों का आरोप विमाण गौण, आरोप विषय बाहिक, भेद होने पर दोनों की तादात्म्य प्रतीति, तात्माने तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतिमानत्वम तादात्म्यत्वम, तो तादात्म्य प्रतीति लक्षणा के द्वारा होती है। लेकिन दोनों के सर्वथा अभेद का बोधन करना गौणी लक्षणा का प्रयोजन है। कहा शुद्धा लक्षणा, कहा आयुर्घृतम, आयुर्वेदम सारोपासाध्यावसाना, दोनों भेदों में अन्य से भिन्न प्रकार से अति प्रबलता से तथा नियम से ही अवश्य आयु आदि कार्य भाव है। हाँ, यह लक्षणा का प्रयोजन है। सादृश्य से भिन्न संबंध होने से शुद्धा लक्षणा होती है, बात हम बता ही चुके हैं। जी। हाँ जी। तो कहा कि क्वचित तो तादर्थ्याद उपचार यथा इंद्रार्था अस्थूणा इंद्र, कहीं कहीं तादर्थ माने उसके लिए। जी। जैसे उपचार से माने व्यवहार से, अन्य के लिए अन्य का वाचक शब्द प्रयोग होता है। जैसे यज्ञ कहिए हो ना, एक बैल का खूंटा गाड़ा जाता है तो कहते हैं इंद्र, हाँ अमी इंद्रा, ठीक है। जी। इंद्रार्था स्थूणा, स्थूण माने खूंटा। जी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है यज्ञ में इंद्र पूजन के लिए बनाई हुई जो स्थूणा है वो तादर्थ संबंध से इंद्र कहलाती है। जी। कि ये इंद्र तो इंद्र है, लेकिन तादर्थ संबंध से इंद्र कहलाती है। कहीं पर अवयवावयु भाव, कहीं पर स्वस्वामी भाव संबंध से, क्वचित तो स्वस्वामी भावात यथा राजकीयो पुरुषो राजा। कहीं कर स्वस्वामी भाव संबंध है। स्वामी कौन है? राजा। अश्वा कौन है? राजा का आदमी है। तो उनका दोनों का संबंध क्या है? औपचारिक प्रयोग स्वस्वामी भाव संबंध, जैसे अग्रह, जैसे क्या नाम से स्वस्वामी भाव संबंध, कहीं कहीं राजा का विशेष कृपा पात्र, राजा का विशेष कृपा पात्र पुरुष भी राजा कहलाता है, राजपुरुष कहलाता है। हाँ, राजकीय पुरुष है, ठीक है। राजकीय पुरुष राजा। क्वचित अवयवावय भावात् यथा अग्रहस्त इत्यत्र अग्रमात्रे अवयवे हस्त। कहीं पर अवयवावय भाव संबंध, अवयव माने हाथ, अवयव माने पूरी शरीर। हाँ, तो अवयवावय भाव से औपचारिक प्रयोग होता है। जैसे अग्रहस्ता, हाथ के केवल अग्रभाग के लिए कहते हैं ना कि हाथ का अग्रभाग, लेकिन कहते हैं हाथ शब्द का प्रयोग होता है। हाँ? क्वचित तात्कर्म्या यथा अतक्षा तक्षा। कहीं कहीं पर तात्कर्म संबंध से औपचारिक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे जो बढ़ई का काम करने वाला है, मान लो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का काम न करके बढ़ई वाला काम कर रहा है। तो अतक्षा तक्षा तो माने बढ़ई से भिन्न, ब्राह्मण के लिए जो बढ़ई जैसा काम कर रहा है, ब्राह्मण का काम न करके बढ़ई का काम कर रहा है, तो तक्षा शब्द का प्रयोग तात्कर्म संबंध से है। मतलब वह कर्म कर रहा है, तत्माने जो नहीं कर, तत्माने वह कर्म जो बढ़ई का काम है वो कर रहा है, तात्कर्म संबंध से जो है वहाँ हो रहा है। तो इसलिए लक्षणा 6 प्रकार की होती है। तेन लक्षणा षड्विधा आद्य भेदाभ्याम स, इसलिए उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा दोनों भेदों के साथ शुद्धा और गौणी दोनों में से प्रत्येक के सारोपा और साध्यवसाना के 2-2 भेद, कुल 4 भेद मिला करके लक्षणा के 6 भेद होते हैं। इसीलिए लिखा कि तेन लक्षणा षड्विधा। समझे कि नहीं? तो
कहने का ये मतलब है कि मुकुल भट्ट ने भी लक्षणा के सापेक्षा भेद किए हैं जी और मम्मट ने भी लक्षणा के भेद किए हैं। तो जी। लक्षणा का यह भेद प्रकार का जो विभाग है जी और मूलतः यह मुकुल भट्ट ने ही किया है, जी मम्मट ने उसी का अनुवाद किया है। जी तो इसीलिए लिखा है कि तेन लक्षणा षड्विधा। समझे कि नहीं। जी साहित्य दर्पणकार ने 16 प्रकार की लक्षणाएं माने तो 80 हैं, जी हाँ। लेकिन उन्होंने 80 प्रकार की लक्षणा यहाँ न करके मूल रूप से 16 प्रकार की लक्षणाओं को किया है। ठीक है। जी तो लक्षणा से लक्षणा मूला व्यंजन, अब वो दूसरा प्रकरण आ रहा है, उसको ठीक।